हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आपको अच्छे से पता है कि ये पार्ट थर्ड है, तीसरा पार्ट है ये। और 2021 का हम क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं पीजीटी का। ओके, यूपी टीजीटी का, यूपी पीजीटी 2021। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 था, जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर होता है अनुस्वर, वादी स्वर, अनुवादी स्वर, ग्रह स्वर। यह प्रश्न हमने लास्ट टाइम किया था। इसका सही आंसर होगा डी, ग्रह स्वर। देखिए, जिस स्वर से राग को ग्रहण करते हैं वह स्वर ग्रह स्वर होता है। जाति या राग का प्रारंभिक स्वर ग्रह कहलाता है। अर्थात जिस स्वर से जाति या राग प्रारंभ किया जाता था उसे जाति या राग ग्रह स्वर कहते हैं या ग्रह स्वर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या कितनी है? 320, 300, 350, 400। नेट जेआरएफ के लिए मैंने कट ऑफ जो बताया था वो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। और अभी एक दो वीडियो पहले मैंने वो क्लास करवाई थी बोर्ड पे, वो मैंने करवा रखा है। और 2019 से लेके 2023 तक का सबका मैंने उसमें कट ऑफ बताया है। और इन दोनों के हिसाब से मैंने इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा वो बता रखा है, तो वो जाके भी आप सब देख सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आप सब जरूर जाके देखें। देखिए, इसका सही आंसर होगा बी, शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या 300 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? मोहम्मद रजा, सादिक अली, पंडित भातखंडे, मोहम्मद करम इमाम। और मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे सारी चीजें, एक एक टॉपिक लेके सारी चीजें थ्योरी में करवाने वाला हूं, ऐसा मैंने सोच रखा है। तो आप सब मुझे बताना ये कितना सही रहेगा, जिससे आप अगर स्कूल के बच्चे हो तो भी होगा, अगर आप पीजीटी कहीं का भी पीजीटी आए, ठीक है, उसमें जो भी टॉपिक है वो थ्योरी के आधार पे करवाया जाएगा। और नेट में जितना भी सिलेबस है वो, ठीक है, क्योंकि थ्योरी को लेके मैं सोच रहा हूं। तो आप सब बताना कैसा रहेगा, सही रहेगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी उसका चार्ज नहीं है, कोई भी आपको फीस पे नहीं करना है। ये सब देखिए, इसका सही आंसर होगा ए। ओके, मोहम्मद रजा। स्वर सम्यता के आधार पर राग रागनी वर्गीकरण का सिद्धांत मोहम्मद रजा ने दिया। मोहम्मद रजा ने 6 राग और 30 रागनी बताई। मोहम्मद रजा ने राग और रागनी के स्वर समता लाने में चेष्टा की, किंतु केवल स्वर समता पर्याप्त नहीं था। 6 राग और उसकी 30 रागनियां बताई हैं मोहम्मद रजा ने। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि सारे टॉपिक मैं उस पे करवाऊंगा। आप सब मुझे बताना कमेंट करके कैसा रहेगा, थ्योरी करवाऊं या नहीं करवाऊं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि मेरे जो पॉपुलर जो रहे हैं ना अभी तक के जो वीडियो क्लास में सबसे पॉपुलर रहा है वो थ्योरी क्लासेस ही रहा है। आप उसे जब आप YouTube पे जाके देखोगे, पॉपुलर पे जाके देखोगे, जब वीडियोस में जाओगे तो साइड में एक पॉपुलर का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा पॉपुलर में मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो वीणा को लेके है, तबला को लेके है, आपको हारमोनियम को लेके है, या थ्योरी ग्रंथकार, इन सब के बारे में जो मैंने बता रखा है थ्योरी, तो वो आपको अच्छे से, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टीजीटी के लिए है और ये थ्योरी के साथ है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत, मतलब कि
एक उमंग बनता है वो मेरे लिए फीडबैक। आपको मैं क्या बताऊँ, आपका फीडबैक मुझे बहुत ही तसल्ली देता है ना। यूट्यूब पे इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं होता क्योंकि मैं पेड क्लास तो नहीं चला रहा, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चला रहा हूँ। फ्री ऑफ क्लास जो क्लास होती है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। आप सोच रहे होगे कि इनकम बहुत ज़्यादा आती होगी या बहुत ऐसा नहीं होता। 1 साल 1.5 साल में इनकम का कुछ आता है, वरना इतनी जल्दी नहीं आता। ओके, तो ये सब कुछ जो है ये एक बहुत टाइम के बाद कुछ होगा तो होगा। अभी तो ये है कि हाँ, कर्म करो, नेकी कर और दरिया में डाल, तो यही चीज है बस। मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? अणुकण, पूर्व लग्न कण, पूर्व कण, अनुलग्न कण। मूल स्वर से पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहेंगे? तो बी होगा, मूल स्वर से पूर्व में लगने वाले स्वर को पूर्व लग्न कण कहते हैं। अंत कण स्वर को मूल स्वर की बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे ग। ठीक है, कण स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व लग्न कण और अनुलग्न कण। ठीक है ना, एक तो होगा मतलब कि जैसे ग से रे लग रहा है, हाँ। एक होता है कि ग पे प का कण है, हाँ, इस तरीके से भी होता है। 2 मिनट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाग्यकार के गुणों का विवेचन किया गया है? विवेक अध्याय, प्रकरण अध्याय, प्रबंध अध्याय, स्वरगता अध्याय। एक मेरा और चैनल है, वहां पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं। वहां पे मेरे सॉन्ग्स हैं, वो महेश राय के नाम से है। ठीक है ना, महेश राय के नाम से है वो। ये जो आप चैनल देख रहे हो वो सिंगर महेश राय के नाम से। ठीक है, तो दोनों मेरे चैनल है। वहाँ पे राग से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएंगी और अलग अलग तरह की चीज़ें, मेरे सॉन्ग्स मिल जाएंगे और जो भी ब्लॉगिंग है छोटा मोटा वो सब मिलेगा आपको। तो इसका बी आंसर सही होगा। संगीत रत्नाकर के प्रकरण अध्याय, 2 मिनट। प्रकरण अध्याय में वाग्यकार के गुणों का विवेचन किया गया है। सारंगदेव ने लिखा है कि वाग्यकार वह है जो स्वयं कविता बनाकर और उसे स्वर वाद्य करने में निपुण हो। वाग्यकार के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय हैं जिन्हें हम सप्त अध्याय कहते हैं। प्रकरण अध्याय का स्थान सप्त अध्याय में तीसरा है। इसी अध्याय में वाग्यकार के गुण दोषों अलावा उत्तुप, गमक, रागलाप्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, झप ताल को कर्नाटक ताल शैली में कैसे बदलेंगे? आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है, बताइए। झप ताल को कर्नाटक संगीत ताल में कैसे बदलेंगे? सही आंसर इसका सी होगा। ठीक है, झप ताल को कर्नाटक ताल शैली में बदलने पर इस तरीके से होगा। अंत इस झप ताल 10 मात्रा की होती है और आपका इसको क्या कहेंगे, इसे क्या लघु कहते हैं ना, इसे
सॉरी ये मैं भी अभी दिमाग से में निकल गया है। इसको 4 कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, मात्रा होगा, और इस प्रकार से 2 5 3 10 हो जाएंगे टोटल, ठीक है ना। इसे कहते हैं अनुद्रुत, इसे कहते हैं द्रुत। थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो गया है अभी ये चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है? ताल, लय, मात्रा, छंद। राइट आंसर सी है इसका, मात्रा। मात्रा का प्रयोग समय मापन की इकाई के लिए होता है। गायन वादन करने में जो समय लगता है उसे मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं। देखो, गायन और वादन करने में जो समय लगता है ना, गायन वादन करने में जो समय लगता है उसे मापने की इकाई को मात्रा कहते हैं। इसका परिभाषित शब्द लघु है। मात्रा की लंबाई के आधार पर लय के प्रकार बनते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सर्वाधिक किया जाता है? मोस्टली इन विच स्टाइल गमक इज यूज्ड? गमक का प्रयोग किस गायन शैली में सबसे ज्यादा किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ख्याल, टप्पा, ध्रुपद धमार या ठुमरी। इसका सही आंसर होगा सी, ध्रुपद एंड धमार। गमक का प्रयोग ध्रुपद धमार गायन शैली में सर्वाधिक किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में ही ध्रुपद गायन में गमक का प्रयोग बहुत होता है। नून तुन के आलाप में भी अंतिम भाग में द्रुत लय और गमक युक्त ताने ली जाती हैं। ओके, चलिए आगे। पंडित नारायण मोरेश्वर खरे ने कितने अंग में रागांग को विभाजित किया? 10, 20, 30 या 40? सही आंसर इसका सी है, 30 में किया था, आपको अच्छे से पता है। राग में अपनी पहचान की एक विशेष स्वर संगति होती है, यह रागांक होती है, तथा इन्हें ध्वनि विशेष या राग काकू भी कहा गया है। आधुनिक युग में विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्य में नारायण मोरेश्वर खरे ने रागांक वर्गीकरण पर विशेष विचार किया और मुख्य 30 राग कहे, ये रागांक कहलाए। अब देखिए रागांक कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से राग कहलाते हैं? कल्याण, विलावल, खमाज, भैरवी, काफी, मारवा, तोड़ी, पूर्वी, आसावरी, भैरवी, सारंग, ललित, भीम पलासी, श्री, विभास, पीलू, सोरठ, केदार, नट, कान्हड़ा, बागेश्वरी, शंकरा, हिंडोल, आसा मल्हार, भूपाली, कामोद, भटियार, बिहाग, दुर्गा। ठीक है, ये 30 के 30 हैं, जिसमें से आपका जो कल्याण हो गया, विलावल हो गया, खमाज हो गया, भैरव हो गया, काफी हो गया, मारवा, तोड़ी, पूर्वी, है ना, और आसावरी, भैरवी, ये तो आपके 10 हो गए, आपके ठाठी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठाट हो गए। उसके बाद सारंग, ललित, भीमपला, श्री, विभास, पीलू, सौरठ, केदार, नट, कान्हड़ा, बागेश्वरी, शंकरा, हिंडोल, आसा, मल्हार, भोपाली, कामोद, भटियार, बिहाग और दुर्गा, ये आपके हो गए। आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप इन 30 रागों को जरूर कर लें। अगर आपका राग जो अगर वीक भी है, आपका राग का जो पार्ट है वो वीक भी है अगर, तो भी आप अगर आप, क्योंकि आपने तो प्रभाकर का रखा होगा 6 साल का, और उसके या तो आपने बी म्यूज किया होगा, एम म्यूज किया होगा ना, तो अगर आपने ये सब कर रखा है, तो अगर आपकी राग आपने कम भी कर रखे हैं, तो भी आपको ये राग कम से कम 30 जरूर आने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये जड़ है पूरा। पहले तो आपको ठाट करना है, जो ठाट वाले राग हैं उस पे पकड़ बनाइए, देन उसके बाद आपको ये, और जो ये राग 30 के 30
उसमें से 10 निकाल के जो ये 20 बचेंगे आपके, फिर उस पर आपको ध्यान देना है ना। ये 30 राग अच्छे से आप कर लीजिए, क्योंकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़ें, आपको करने में आसानी होगी, किसी चीज़ को समझने में आसानी होगी। ठीक है ना, आपका माइंड खुद बताएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। कोई मतलब कि राग का कोई सुरावली दे दी गई है ना, आरोह पूछा गया या अवरोह पूछ दिया गया या पकड़ पूछ दिया गया, वो इनमें से नहीं भी है तो आप ऑटोमेटिक उसे कनेक्ट करोगे। आपका माइंड मतलब कि इस थाट से है तो इसका वादी संवादी ऐसा है, उसका अपने आप आपको पता चलेगा कि उसमें से 2-3 राग ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आपने किए होंगे, या उसका आप कुछ जानते होंगे, या तो आप कोमल जानते होंगे या आप शुद्ध जानते होंगे, उसका उसमें विकृत स्वर कौन कौन से लगते हैं ये, या उसका चलन जानते होंगे, है ना। तो ज़्यादातर ऐसा ही होता है, या तो उसका आगे वाला व्यक्ति चलन जानता होता है, या तो उसका क्या जानता होता है, विकृत स्वर जानता होगा, उसका विकृत स्वर, विकृत नहीं लग रहा तो किस तरीके से उसका चलन है वो जानता होगा। तो इसी तरीके से ज़्यादातर लोग इसी तरीके से रागों में के जो स्वर मतलब कि जो आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसको पकड़ने का यही तरीका होता है। ठीक है ना, या तो आपको आपने अच्छे से वो आपका चॉइस राग रहा हो तो आपको बिल्कुल पकड़ लोगे, वरना दूसरा तरीका ये एक समझने का तरीका है। ये भी आपका ये नहीं है कि पूरी तरीके से आप समझ ही जाओगे, ये 70% ऐसे समझ पाओगे। ठीक है, और आपको राग को थोड़ा हर राग को थोड़ा बहुत आप गाना चाहिए आपको, आरोह अवरोह पकड़ इस थोड़ा सा आलाप, तो आपको ना वो माइंड में रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक आप पकड़ लोगे उसे। वरना सबसे ज्यादा जो लोग गलती करते हैं ना, वो राग के प्रश्न में करते हैं। आप खुद ही सोच के देख लो, सबसे ज्यादा आपने जो गलती की होगी ना, वो राग के प्रश्न में आपने गलती की होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पश्चात संगीत में माइनर स्केल किस भारतीय थाट को दर्शाता है? बिलावल, आसावरी, कल्याण या भैरवी? Which Indian scale is represented by minor scale in Western music? Bilawal, Asawari, Kalyan and Bhairavi. Right answer is B, Asawari. Okay? कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरी तरफ से तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, फीडबैक में जरूर बताया करें, आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताया करें। ठीक है, पश्चात संगीत में माइनर स्केल आसावरी भारतीय थाट को दर्शाता है। जब किसी भी मेजर स्वरांतर को एक सेमी टोन कम कर देते हैं तो वह माइनर स्वरांतर कहलाता है, क्योंकि इस स्केल में सी सा से तृतीय स्वर का अंतर माइनर होता है। अंत इस स्केल को माइनर स्केल कहते हैं। पश्चात संगीत में मेजर स्केल बिलावल भारतीय थाट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, कर्नाटक संगीत का काकली निषादम NU हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? शुद्ध दैवत, कोमल दैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद? राइट आंसर इज कर्नाटक संगीत में काकली निषाद को हिंदुस्तानी संगीत में किससे नाम जाना जाता है? शुद्ध निषाद के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करके देख ले। ठीक है, डी है, कर्नाटक संगीत का काकली निषाद हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध निषाद के नाम से जाना जाता है। सप्तक के 12 स्वरों को देखने पर पता चलता है कि कर्नाटक की पद्धति का शुद्ध रे और धा हमारी उत्तरी संगीत पद्धति के कोमल रेधा के समान है, तथा हमारे शुद्ध रेधा उसके शुद्ध गनी के समान है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, 12 सप्तक देखते हैं हम। कर्नाटक पद्धति में जो शुद्ध रेधा है, ये रेधा को आपको कैसे याद रखना है? रेधा भैरव में लगता है ना रेधा, ऐसे याद रखो, है ना। शुद्ध रेधा जो हमारी उत्तरी संगीत पद्धति में कोमल रेधे के समान है। और क्या किस में लगता है, कैसा कौन सा विकृत लगता है ना, ये दोनों उसमें भैरव में। तो इस तरीके से याद रखो, जो कर्नाटक संगीत में शुद्ध है ना रेधा,
वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में क्या हो जाएगा, कोमल में लग जाएगा रेधा, है ना। तो इसको इंडिकेट करो भैरव से। तथा हमारे शुद्ध रेधा जो है वो गनी शुद्ध के समान है, सीधे एक स्वर छलांग लगा देते हैं। जो शुद्ध रेधा है वहां के वो गनी शुद्ध के समान है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर है 71, गज झंपा ताल की कितनी मात्राएं हैं? 14, 15, 16 या 17? देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको अच्छे से समझा के मैं सारे प्रश्न करवाऊं। देखिए, पहले के भी मैंने सारे प्रश्न करवा रखे हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा है ना, और आपने मिस किया इन सब चीज़ों को, तो गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर मैंने करवा रखे हैं, सारे के सारे। यूपी टीजीटी पीजीटी को लेके आप पहले के उस पे प्ले लिस्ट पे जाइए और वहाँ पे देखिए, सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, सब के सब। और वो सबसे पहले आपको करने हैं थ्योरी, सारे क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, ये सब आपको करने हैं। इज राइट आंसर बी 15। राज झंपा, गज झंपा है ये, ठीक है, राज नहीं। गज झंपा ताल में 15 मात्राएं होती हैं। विभाग 4 होते हैं, 1, 5, 12 पर ताली और 9 पर खाली होती है। यह मृदंग की एक अप्रचलित ताल है। मृदंग की क्या है? एक अप्रचलित ताल है। यह ध्रुपद अंग की गायकी शैली के साथ संगत करने की एक उपयुक्त ताल है। ये लाल नहीं, ये ताल है। ओके, चलिए आगे। कहीं कहीं पे कुछ चीजें मिस्टेक होती है, प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है ना। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 72 है, विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के लिए चिन्ह है कौन सा? जो तार सप्तक के लिए कौन सा चिन्ह इसमें कहलाएगा? चारों देखिए अच्छे से और बताइए। केवीएस का आ ही गया है रिजल्ट, आपने अच्छे से देख भी लिया होगा। बहुत सारी जगह से अभी रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो आप वहां से भर सकते हैं। देखो, यूपी से तो आई हुई है और यूपी से फिर आने वाली है ना, एलटी के लिए भी आने वाली है ना, और बिहार से आने वाली है। ठीक है, बिहार से आने वाली है, और बिहार से जब पोस्ट आएगी तो इतनी आएगी आप हैरान हो जाओगे। ठीक है ना, बिहार से जब पोस्ट आएगी, इतनी आएगी पोस्ट कि आप हैरान हो जाओगे। एमपी से देखिए कितनी पोस्टें आ रही है ना, एमपी से पोस्ट आ रही है। इसके अलावा दूसरी जगह से, हरियाणा से पोस्ट आ रही है, बहुत जगह से, हर राज्य से। मतलब कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, संगीत की वैल्यू बढ़ी है पहले से। सही आंसर सी होगा इसका। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में तार सप्तक के चिन्ह स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, जैसे सारे गम, इस तरीके से लगाएंगे, है ना। जैसे हम तीव्र का प्रयोग करते हैं ना, वैसे इसमें तार सप्तक में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? हु वॉज द फेमस सिंगर ऑफ किराना घराना? गंगे खुदा बख्श, हद्दू खां, बड़े मोहम्मद खां, अब्दुल करीम खां। और कम से कम आप एक जो वीडियो क्लास हुई है उसको आपको 2 बार देखना है। ठीक है ना, 2 बार देखना है। कब देखना है? कम से कम 1 हफ्ते के बाद देखो। एक बार देख ली वीडियो, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद फिर से उसे देखो, ताकि आपको याद कितना रहा है ना, आप अपने आप को एक बार जज भी कर पाओगे उसके बाद। देखिए, इसका सही आंसर है डी, अब्दुल करीम खां। किराना घराने के प्रसिद्ध गायक अब्दुल करीम खां थे। सहारनपुर के निकट किराना नामक स्थान से इस घराने की उत्पत्ति हुई। इस घराने की नींव डालने वाले सादिक अली के पुत्र हद्दू खां दामाद बीनकार बंदे अली खां थे। ठीक है, सादिक अली खां के पुत्र हद्दू खां। ठीक है ना, ये होगा हद्दू खां। ठीक है,
यहाँ पे गायक पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे प्रसिद्ध गायक पूछा गया है, ठीक है ना, इसलिए आंसर को सही माना गया है। किराना घराने के प्रसिद्ध जो गायक है अब्दुल करीम खां हैं किराना घराने के। हाँ, और इसकी जो नींव डालने वाले हैं, अगर आप इसकी सही कर देते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। नींव डालने वाले सादिक अली खां के पुत्र हद्दू खां, दामाद बीनकार बंदे अली खां थे। ओके, चलिए आगे। पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए क्या चिन्ह है? स्वर के ऊपर बिंदी सा, स्वर के नीचे बिंदी सा, स्वर के ऊपर खड़ी रेखा और स्वर के नीचे पड़ी रेखा, खड़ी पड़ी जो भी है। देखिए इसका सही आंसर होगा, मंद्र के लिए पूछा गया है। तो ये आंसर इसका सही होगा, ठीक है। जो उत्तर संगीत में, उत्तर भारतीय संगीत में जिसे तार सप्तक में का चिन्ह जो होता है, इसमें मंद्र सप्तक का कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या है, पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए जो स्वर के नीचे बिंदु या स्वर के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं। नहीं, पंडित विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक के लिए स्वर के नीचे बिंदु या स्वर के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं। मुझे लगता है ये गलत, इन्होंने ये गलत मुझे लग रहा है ना। देखिए ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न तो मैंने जो आपको बताया वही सही है, ये आपको ये गलत दे रखा है, ठीक है ना। स्वर के जो मंद्र सप्तक के लिए विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में जो चिन्ह होता है वो स्वर के ऊपर होता है, ठीक है ना। मंद्र सप्तक ये होता है ना, विष्णु दिगंबर पलुस्कर में। ये इन्होंने भातखंडे के अनुसार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, प्रिंट में गलती हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पंडित आहोबल द्वारा रचित ग्रंथ संगीत परिजात कब लिखा गया? 609, 635, 650, 667, 1667, सॉरी 1609, 1635, 1650, 1667। सही आंसर इसका सी है, 1650। पंडित आहोबल द्वारा रचित ग्रंथ परिजात 1650 में लिखा गया। यह मध्य युग का सबसे महत्वपूर्ण एवं विस्तृत ग्रंथ है। इसका शुद्ध सप्तक वर्तमान काफी के समान था। गणित के माध्यम से वीणा पर स्वरों की स्थापना करना इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण कार्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 है, नाट्यशास्त्र में वाद्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? कुतप, पटह, अघोत या घट? Which term is used for वाद्य in नाट्यशास्त्र? इसका जो सही आंसर है वो है सी, अघोत, आतोग, ठीक है। नाट्यशास्त्र में वाद्यों के लिए अघोत, आतोग शब्द का प्रयोग हुआ है। भरत रचित नाट्यशास्त्र भारत का प्रथम व प्राचीनतम संगीत संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं।
इस ग्रंथ में नाट्य, नृत्य, गीत, वाद्य इत्यादि का विस्तृत परिचय दिया गया है। पठा एक अति प्रचलित वाद्य है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? टू विच घराना पंडित भीमसेन जोशी बिलोंग्ड? पंजाब, दिल्ली, किराना, ग्वालियर। सही आंसर इसका सी है, किराना घराने से संबंधित हैं भीमसेन जोशी जी। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। इस घराने का उद्गम बीनकार उस्ताद बंदे अली खां से माना जाता है। किराना घराने में अधिक ऊंचे स्वर से अति विलंबित लय में गाने की परंपरा है। अधिक ऊंचे स्वर से अति विलंबित तक गाने की परंपरा है। सोच लो कैसा घराना, बड़ा भयंकर घराना है। ठीक है ना। इसमें यह लय की अपेक्षा स्वर पर अधिक बल दिया जाता है और विलंबित ख्याल अधिकतर एक ताल में गाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, त्रिवट में क्या नहीं होता? What is not used in त्रिवट? सार्थक बोल, तराने के बोल, या सरगम, या तबला, या पखावज के बोल। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। चतुरंग और त्रिवट में से एक प्रश्न तो हर एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है, मैं जब आपको कोई चीज करवा रहा होता हूं ना, सिर्फ एक चीज को लेके नहीं करवाता, हर चीज को लेके बताता हूं। देखिए इसका सही आंसर है सी, सरगम। त्रिवट में सरगम नहीं होता। किसी तराने में जब पखावज या मृदंग के बोलों का मिश्रण किया जाता है तो इसे त्रिवट कहा जाता है। त्रिवट 3 ताल कहरवा ताल में होता है। 2 मिनट। तो इसमें भी मुझे मिस्टेक लग रहा है। इसमें जो होना चाहिए, इन्होंने सी को माना है सरगम, लेकिन सी मुझे नहीं लग रहा। तो अभी देखना, इसमें सी नहीं है मेरे यहाँ। त्रिवट में तराने के बोल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है ना, तो ये होगा। यहाँ पे है त्रिवट में सरगम नहीं होता, नहीं सरगम होता है त्रिवट में। ठीक है, त्रिवट में सरगम होता है। ठीक है, किसी तराने में जब पखावज या मृदंग के बोलों का मिश्रण किया जाता है तो इसे त्रिवट कहा जाता है। त्रिवट 3 ताल कहरवा में होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम सही मानेंगे, बी मानेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यही मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि एक प्रश्न गलत हुआ तो फिर सभी गलत होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर जगह पे 1-2 प्रश्न गलत होते हैं। जो क्वेश्चन पेपर DSSB लाती है, UPTGT लाती है, उसमें से भी 2-3 प्रश्न गलत निकल जाते हैं। नेट जो लाता है उसमें से भी 2-3 प्रश्न गलत निकल जाते हैं। तो हर जगह पे गलती होता है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता। तो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला गलत हो सकता है, या जिसने टाइपिंग की हो, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको अलर्ट रहना है कि हाँ हमने ये पढ़ा है तो ये चीज सही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भरत की अचल वीणा का 13वीं श्रुति का नाम क्या है? मंद्रा, संदीपनी, वर्जिका, या मार्जनी। इसका सही आंसर होगा डी, मार्जनी। ओके, भरत की अचल वीणा का 13वीं श्रुति का नाम मार्जनी है। उनमें मंद्रा का स्थान 3रा, संदीपनी का 17वां, वर्जिका का 10वां स्थान है। भरत ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के 28वें
अध्याय में श्रुति, ग्राम, मूर्छना, ग्रह, अंश, न्यास, स्वर तथा वाद्य यंत्रों के 4 भेद, लक्षण, त्रिविधि, प्रयोग विधि तथा स्वर आदि का वर्णन किया है। ओके, देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श किस राग में लिया जाता है? मारू बिहाग, मधुबंती, मुल्तानी या पूर्वी। कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श लिया जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये चारों मारू बिहाग, मधुबंती, मुल्तानी और पूर्वी, ये चारों आपको आश्चर्य लगेगा, ये नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राग है, ठीक है। नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही आंसर है बी, मधुबंती। कोमल गंधार के साथ तीव्र मध्यम का स्पर्श मधुबंती राग में लिया जाता है। यह राग आधुनिक समय का अत्यंत श्रुति मधुर तथा कर्णप्रिय राग है। इस राग के विषय में ऐसा माना जाता है कि यह मुल्तानी राग में रेधा शुद्ध करने पर इसका निर्णय होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस गायन शैली में विशेष यप से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है? ख्याल, ठुमरी, टप्पा या ध्रुपद। इसका सही आंसर है डी, ध्रुपद। देखिए क्या पूछा गया है, पहले ये देखिए, किस गायन शैली में विशेष यप के बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है? तो ध्रुपद। ध्रुपद गायन शैली में विशेष रूप से बंदिश की विभिन्न लयकारी प्रदर्शित की जाती है। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। इसे गाने में कंठ और फेफड़े का बल पड़ता है, फेफड़े पर ज्यादा बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दाना संगीत भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लयकारी की बात अगर जहां पे आ जाए तो आप सीधे ध्रुपद की बात कर दोगे वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम कितने इंच पर स्थापित है? 27 इंच, 30 इंच, 28 इंच या 32 इंच? अब देखिए इसका सही आंसर होगा ए। ओके, ए इज राइट आंसर, 27 इंच। श्रीनिवास की वीणा के तार पर शुद्ध मध्यम 27 इंच पर स्थापित है। उन्होंने मेरु और तारसा के बीच के भाग को, जो 18 इंच लंबा है, जो बराबर भागों में विभाजित किया और बिल्कुल बीच में मध्यम स्वर की स्थापना की। इसलिए मध्यम घुड़त से 18 + 18/2 27 की दूरी पर हुआ। पंडित आहुबल ने संगीत परिजात नामक ग्रंथ में वीणा के 36 खुले तार पर 12 स्वरों की स्थापना की और प्रत्येक स्वर के तार की लंबाई निकाली, किंतु उनका वर्णन कई स्थानों पर अस्पष्ट साबित हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, ख्याल के किस घराने में नोमतोम का आलाप किया जाता है? ग्वालियर, आगरा, किराना या जयपुर घराना? देखिए इसका सही आंसर होगा बी, आगरा घराना, ठीक है। ख्याल के आगरा घराने में नोमतोम का आलाप किया जाता है। आगरा घराने में जबड़े का अधिक प्रयोग होता है। ख्याल के अतिरिक्त ध्रुपद, धमार और ठुमरी में प्रवीणता होती है। मुझे जयपुर लग रहा था, लेकिन आगरा है इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 है, लक्षण गीत रचने वाले वज्ञकार हैं पंडित भातखंडे, आचार्य बृहस्पति, भरत मुनि, सारंगदेव।
देखो इसमें दो बात तो साबित हो गई है कि वो वज्ञकार भी हैं, लक्षण गीत रचने वाले जो हैं वो तो हैं ही, साथ में वज्ञकार भी हैं। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, पंडित भातखंडे। पंडित भातखंडे लक्षण गीत रचने वाले वज्ञकार हैं, जिसे गीत में अपने राग का पूरा लक्षण हो वो लक्षण गीत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 85 है, परमेल प्रवेशक राग पहचानिए, पूर्वी, भैरवी, मुल्तानी या मारू बिहार। सही आंसर इसका सी होगा। ओके, मुल्तानी। परमेल प्रवेश का राग मुल्तानी राग है। कारण यह है कि यह दिन के तीसरे पहल का अंतिम राग है। यह तोड़ी जन्य राग है और यह तोड़ी के बाद मारवा, पूर्वी, भैरव, थाट में प्रवेश कराता है। इसमें कोमल गंधार के साथ साथ कोमल रे और ध भी कोमल प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, उस्ताद अब्दुल करीम खां का संबंध किस घराने से था? ग्वालियर घराना, किराना घराना, जयपुर घराना, अतरौली घराना। अभी अभी मैंने इस प्रश्न को बताया है अब्दुल करीम खां के बारे में 10 प्रश्न पहले। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, किराना घराने से है। उस्ताद अब्दुल करीम खां का संबंध किराना घराने से था। सहारनपुर के निकट किराना घराना नामक स्थान से इस घराने की उत्पत्ति हुई। इस घराने में ठुमरी गायकी का विशेष स्थान है। इसकी ठुमरी गायकी का विशेष स्थान है, ये भी याद रखना। इसकी गायकी मुख्यतः तत् अंग के अर्थात बीन अंग की है। क्वेश्चन नंबर 87 है, काफी ठाट के राग को पहचानिए, जौनपुरी, भीमपलासी, मालकोश या सारंग। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, भीमपलासी। ओके, भीमपलासी राग का जन्म काफी ठाट से माना जाता है। इसमें गंधार और निषाद दोनों कोमल लगते हैं। हाँ, इसमें वादी, मध्यम और संवादी षड्ज माना जाता है। अब जौनपुरी जो है वो आसावरी ठाट से है। मालकोश भैरवी ठाट से है, याद रखना। मालकोश जो है ये बहुत पूछा जाता है मालकोश के बारे में। भैरवी ठाट से है, उत्पन्न राग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है? 5वें, चौथे, दूसरे या तीसरे? इसका जो सही आंसर है वो है डी, संगीत रत्नाकर के तीसरे अध्याय में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है, तीसरे अध्याय में। ओके, जिसे प्रकीर्ण अध्याय कहते हैं। इन्हें 15 प्रकार की गमक का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ को दक्षिण भारत और उत्तरी भारत दोनों विधान एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में माना जाता है। दोनों ही, दक्षिण और उत्तर दोनों में ही इसे बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है, ब्रह्मा ताल का प्रयोग किस घराने शैली में किया जाता है? टप्पा, ध्रुपद, ख्याल या चतुरंग? In which singing style Brahma Tal is used? राइट आंसर इज बी, ध्रुपद। बड़ा ही डिफरेंट प्रश्न है और ये पूछ सकते हैं।
ध्रुपद इसका सही आंसर होगा। ब्रह्म ताल का प्रयोग ध्रुपद गायन शैली में किया जाता है। यह एक अप्रचलित ताल है। ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होती हैं, 14 विभाग होते हैं और 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 मात्रा पर ताली और 3, 9, 17, 27 पर खाली होता है। ठीक है, देखिए इसमें ना किस तरीके से चल रहा है, जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, ताली को आप कैसे करोगे, जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 2 से डिवाइड नहीं, 5 2 से डिवाइड नहीं, 7 2 से डिवाइड नहीं, 11 2 से डिवाइड नहीं, 13 2 से डिवाइड नहीं, 15 2 से डिवाइड नहीं, 19 2 से डिवाइड नहीं, 21 2 से डिवाइड नहीं, 23 2 से डिवाइड नहीं, 25 2 से डिवाइड नहीं। ठीक है, इस तरीके से 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23 और 25। अब देखिए इसमें मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे जो एक तो यहाँ पे डिसेंडिंग होता है ना, तो उसमें एक तो आप कहोगे ना, जैसे एक जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाए उसको छोड़ दो, 3 है ना, 5, 7, 9, अभी बता रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में बताऊंगा आपको क्या हटा देना है। 11, 13, 15, उसके बाद 17, उसके बाद 19, उसके बाद 21, उसके बाद 23, उसके बाद 25। ठीक है, यहां तक दिया गया है। लेकिन इसमें एक 3 को हटा दिया गया है, आपको 3 को हटा देना है, याद रखना है 3 को हटा देना है। उसके बाद आपको 9 को हटा देना है। ठीक है, 9 को हटा देना है। उसके बाद आपको देखो 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है, उसके बाद 17 को हटा देना है। उसके बाद 19 है, 21 है, 23 है, 25 है। देखिए 3, 9 और 17 को हटा देना है बस। ठीक है, 3, 9, 17 को हटा दोगे आप, है ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3, 3, 9 ये हो रहा है और 17 को हटा देना है, ये याद रखना। मतलब कि कोई तरीका निकाल लिया करो याद करने का। चलिए आगे, जब आपका ताल का आपका याद रहेगा तो ऑटोमेटिक आपको फिर तो खाली का भी याद रह जाएगा। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। टप्पा गायन शैली का संबंध किस गति से है? शुद्ध, भिन्ना, बेसरा, गीति से है साधारणी। गीति थोड़ा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए राइट आंसर है सी बेसरा। ठीक है, टप्पा गायन शैली का संबंध बेसरा गीति से है, तो गीति ऐसे लिखा जाता है। हाँ, और टप्पा पंजाब में लोक गीतों में प्रभावित गायन शैली है जो पंजाबी ताल में गाई जाती है। इसमें मुर्की, खटका तथा द्रुत लय में छोटी छोटी तानों का प्रयोग किया जाता है। टप्पा के जन्मदाता मूलतः लखनऊ के सौरी मियां को माना जाता है। ठीक है, ये 90 तक प्रश्न हो गए और आज हमने 30 प्रश्न किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से टेलीग्राम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां से जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना तो कोई बात नहीं। ओके, तो बाद में यही कि ये सब जो क्वेश्चन पेपर मैं करवा रहा हूँ यूपी टीजीटी के लिए, लेकिन ये हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए और यूपी टीजीटी को लेके, नेट को लेके, केवीएस को लेके, एनबीएस को लेके, टीजीटी कोई भी एग्जाम थ्योरी को लेके आपको अगर करना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आपको अच्छे मटेरियल्स, अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको सही टाइम पे सही चीज़ों को अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। क्यूज भी होते हैं वहाँ पे, तो क्यूज भी आपको टाइम पे मिलता रहेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही और अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।